सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डायलिसिस। तो आज हम डायलिसिस का इंट्रो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डायलिसिस पढ़ेंगे, डायलिसिस का प्रोसेस कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, और किस केस में हम डायलिसिस करते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या और इसकी केयर क्या। तो आज हम इन सब के बारे में बात करें। जैसा कि इसमें इस स्लाइड में आपको कंटेंट दिख रहा है कि इस स्लाइड में कौन कौन से कंटेंट, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डायलिसिस, टाइप, डायलिसिस प्रोसेस, physiological principles, type of peritoneal dialysis, indication, complication and nursing care, जिसमें before, during या after care इसमें शो की। तो आज हम डायलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायलिसिस की। डायलिसिस होता क्या है? ऐसे हम सब ने डायलिसिस के बारे में सुना है कि डायलिसिस क्या है, लेकिन आज हम प्रॉपर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायलिसिस की यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है, जैसे कि बताया गया है कि डायलिसिस द प्रोसेस used to correct fluid and electrolyte imbalance and to remove waste product in renal failure। मतलब कहने का मतलब है कि डायलिसिस एक तरीके का प्रोसीजर है जिसको हम जो हमारी बॉडी फ्लूइड को करेक्ट करने में और साथ साथ जो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको करेक्ट करने में, ठीक है, और हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट है उनको किडनी के फेल होने के बाद, अगर किडनी फेल हो जाए तो उसमें जो करेक्ट फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वो रिमूव करने का काम करता है। तो डायलिसिस इज ए प्रोसेस यूज्ड टू करेक्ट फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब किडनी वर्क नहीं करते, किडनी का फंक्शन फेल हो जाता है, तब हम डायलिसिस का यूज करते हैं, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन अगर वो फिल्टर नहीं करेगा तो सारी जो भी हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में रह जाएंगे और धीरे धीरे हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, और टॉक्सिक अगर बॉडी हो जाएगी तो इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, जब किडनी वर्क नहीं करेगा तो बॉडी से उन चीजों को रिमूव करने के लिए हमें डायलिसिस प्रोसीजर की जरूरत होती है। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब इस स्लाइड में क्या लिखा है? व्हाट डायलिसिस कैन डू एंड व्हाट कांट, मतलब कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो डू क्या करता है डायलिसिस? वेस्ट रिमूवल एंड फ्लूइड रिमूवल। जो हमारा जो डायलिसिस प्रोसेस है वो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है और साथ साथ फ्लूइड को भी रिमूव करता है। डोंट और क्या नहीं करता? डोंट करेक्ट द, ये हमारे एंडोक्राइन फंक्शन, जो हमारी किडनी का जो मतलब जो किडनी का जो एंडोक्राइन जो फंक्शन है ना, हार्मोन्स का जो फंक्शन, उसको ये करेक्ट नहीं करता, ठीक है। सिर्फ ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल और फ्लूइड को ही रिमूव करता है, ठीक है। हैंस तो इससे क्या प्रूफ होता है कि डायलिसिस इज नॉट ए क्योर फॉर किडनी फेलियर, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की 2 टाइप्स होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस एक परमानेंट डायलिसिस नहीं होता, जबकि पेरिटोनियल एक परमानेंट डायलिसिस होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डायलिसिस का टाइप है वो हीमोडायलिसिस है और पेरिटोनियल डायलिसिस है। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस की। तो हीमोडायलिसिस क्या है? हीमो मतलब सिंपल मीन ब्लड, हीम का मतलब नॉर्मली ब्लड होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना, हीम सिंपली मीन ब्लड, डायलिसिस मीन टू पास थ्रू, ठीक है। तो इसका क्या है? इट रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द बॉडी बाय मीन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। तो जो हमारा जो डायलिसिस है ना, डायलिसिस मशीन, जो हमारी डायलिसिस में जो डायलाइजर होता है ना, हम डायलाइजर को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, का नाम हमने डायलाइजर को दिया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी ब्लड से बाहर निकालना ही हमारा हीमोडायलिसिस होता है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल किडनी का रोल होता है, और आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? हमारे डायलिसिस रिप्रेजेंट डायलाइजर, डायलाइजर को हम ही आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें नियरली 90% ऑफ ऑल डायलिसिस पेशेंट रिसीव हीमोडायलिसिस, मतलब कहने का मतलब है जो डायलिसिस के जो पेशेंट है उनमें से देखा गया है, अगर 100 के हिसाब से अगर डायलिसिस पेशेंट को देखा गया तो उसमें से 90% जो पेशेंट होंगे वो हीमोडायलिसिस पे डिपेंड होंगे। ओनली जो 10% जो पेशेंट होंगे वो पेरिटोनियल डायलिसिस पे डिपेंड होंगे। तो 90% जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं वो हीमोडायलिसिस को ही रिसीव करते हैं। अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल क्या है? ये भी वही काम करता है, ये भी हमारी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को ब्लड से क्या करता है? रिमूव करता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे इन्वॉल्व होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। हीमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी मतलब डायलिजर का डायलिजर होता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने इसका नाम पेरिटोनियल डायलिसिस रखा गया है। ठीक है। अप्रोक्स 10 to 15% पेशेंट आर रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस। तो जैसे कि इसने बताया था हीमो में कि 90% जो डायलिसिस पेशेंट है वो हीमोडायलिसिस रिसीव करते हैं, तो वैसे ही जो रिमेनिंग 10 to 15% है उसमें जो पेशेंट होंगे, डायलिसिस पेशेंट होंगे, वो पेरिटोनियल डायलिसिस को रिसीव करते हैं। ठीक है। तो ये कह लो कि जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी है वो हमारे हीमोडायलिसिस की सबसे ज्यादा और जो पेरिटोनियम की थोड़ी कम है। तो हीमोडायलिसिस की जो पेशेंट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे और जो पेरिटोनियम है वो मतलब उसका रेशियो कम होगा। मतलब ये कह लो 10:1 का रेशियो होगा। समझ गए? अब यस हाउ मैम। मैम जरा दीपाली को ऐड कर लीजिए, वो लॉबी में आई थिंक। अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग डज हीमोडायलिसिस टेक, मतलब कितना टाइम हीमोडायलिसिस लेता है। तो कहने का मतलब है जो हमारा हीमोडायलिसिस है जिसके पेशेंट सबसे ज्यादा है वो कितने मतलब कब कब किया जाता है? हीमोडायलिसिस यूजुअली इज डन 3 टाइम ए वीक, मतलब एक हफ्ते में 3 बार हीमोडायलिसिस किया जाता है। ठीक है। एक हफ्ते में कम से कम 3 बार। तो हीमोडायलिसिस यूजुअली इज डन 3 टाइम ए वीक। ठीक है। ईच ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 आवर्स। जो और जो ये हीमोडायलिसिस के जो ट्रीटमेंट है ये कम से कम 2 से 4 घंटे लेता है। ठीक है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट कैन रीड, राइट, स्लीप, टॉक या वॉच टीवी। तो कहने का मतलब है कि हीमोडायलिसिस में जो पेशेंट है वो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, सो भी सकता है, बातें भी कर सकता है, यहाँ तक कि टीवी भी देख सकता है। और हीमोडायलिसिस करने में कम से कम 2 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है। और हफ्ते में कम से कम 3 टाइम हीमोडायलिसिस होता है। जिसकी किडनी फेल हो गई, जिसकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो उस केस में हम हीमोडायलिसिस देते हैं। ठीक है। अब है हाउ डायलिसिस कैसे होता है। अब हम इसकी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है ना कि पेशेंट है, उसके पास एक हीमोडायलाइजर मशीन दिखाई दे रही है जिसमें क्या है हीमोडायलाइजर है। ठीक है। जहां से फिल्टरिंग होती है। ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे देखो फिल्टर ब्लड रिटर्न टू बॉडी, मतलब एक है कि बॉडी फिल्टर होके बॉडी की तरफ रिटर्न हो रही है और ब्लड फ्लो टू द डायरेक्ट, मतलब एक इसमें दो आपको पाइपिंग दिखाई दे रही होगी। एक एक जो लाइन है वो वहां से उससे क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो डायलाइजर मशीन की तरफ है, और जबकि दूसरी पाइपलाइन का फ्लो डायलाइजर मशीन से ब्लड की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे हीमोडायलाइजर वो क्या काम कर रहा है? किडनी की तरह वर्क कर रहा है। तो हमारे हीमोडायलिसिस में जो हीमोडायलाइजर है वो एज ए किडनी का रोल प्ले कर रहा है। अब ये देखो डायलाइजर, ये हमारा डायलाइजर है जो हम डायलिसिस में यूज करते हैं, यही हमारी आर्टिफिशियल किडनी है। ठीक है। तो डायलाइजर ही आर्टिफिशियल किडनी होती है। दिखाई दे रही है सबको? सबने देखा इसको? अब हम बात करते हैं डायलाइजर की। ठीक है।
तो डायलिजर क्या है? डायलिजर आज होलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी, मतलब जो हमारा डायलिजर है वो होलो फाइबर का बना हुआ है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। दैट कंटेन थाउजेंड ऑफ टिनी ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है? बहुत मतलब 1000 के छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं। दैट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो कहने का मतलब है कि डायलिजर आर्टिफिशियल किडनी है जो एक होलो फाइबर है जिसमें बहुत सारे टीनी ट्यूब्यूल्स लगे हैं जो हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होने की वजह से ये फिल्टर प्रॉपर हो पाता है। ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्यूल्स, जो ब्लड है वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होंगे? फ्लो करेंगे। व्हाइल ए सॉल्यूशन सर्कुलेट अराउंड द ट्यूब्यूल, जब भी सॉल्यूशन है वो हमारे डायलिजर में मतलब जो हमारे डायलिजर के ट्यूब्यूल्स में क्या सर्कुलेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू द डायलिसेट, मतलब कहने का मतलब जो ब्लड से जो वेस्ट का जो एक्सचेंज हुआ है ना डायलिसेट की तरफ, वो कैसे हो गया? अकर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उनके थ्रू ही ये एक्सचेंज होगा। ठीक है। अब है डायरेक्शन ऑफ ब्लड एंड डायलिसेट फ्लो इन आर्टिफिशियल किडनी की, मतलब ब्लड का डायरेक्शन क्या होगा और डायलिसिस कैसे मतलब फ्लो करेगा। ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी की तरह। तो इसमें क्या ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो ब्लड का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में ही होगा, और डायलिसिस फ्लो इन अपोजिट, और जो डायलिसिस का जो रोल होगा वो उसके अपोजिट होगा। तो ये क्या है? ये हमारे किडनी सॉरी इसलिए हमारे ब्लड और डायलिसिस की फ्लो का के बारे में कि जिस जिस साइड जो ब्लड है वो एक साइड ही फ्लो करेगा, जबकि डायलिसिस उसके अपोजिट फ्लो करता है। अब तो ये देखो, ये हमारा क्या है? डायलिसिस है और ब्लड है। देखो ये मशीन आपको दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रही है सबको? तो उसमें देखो जो ऊपर वाला जो नोब है यहाँ से ब्लड आता है और नीचे वाले से चला जाता है। तो ऊपर से आया और नीचे से चला गया, तो बीच में जो ये होलो ट्यूब्यूल्स है तो ये क्या करती है? यहीं पे फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो डायलिसेट का है। ठीक है। इसमें क्या इफ्लेंट आउट होगा और डायलिसिट इन, इसमें डायलिसिट आएगा और ऊपर से निकल जाएगा। तो इस मशीन से क्या होगा? जो हमारा ब्लड होगा वो प्रॉपर फिल्टर करेगा। समझ में आया? अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। ठीक है। तो हमारे डायलिसिस की कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो इस डायलिसिस में इन्वॉल्व है? तो हमारे डायलिसिस में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो है हमारा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इन तीनों प्रिंसिपल, ये जो तीनों प्रिंसिपल है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यही हमारे डायलिसिस में रोल करते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये भी कह सकते हो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब डिफ्यूजन एक तरीके सॉल्यूट का ऐसा मूवमेंट है जिसमें जो मूवमेंट होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। जैसे कि मान लो ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रीनल फेलियर, यूरिया, कैरेटिनिन, यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूव फ्रॉम ब्लड टू द डायलिसिस। इसमें क्या है कि जो क्रेटिनिन, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये ब्लड से फ्लो करके डायलिसिस की तरफ जाएंगे विद द नेट इफेक्ट ऑफ लॉविंग देयर कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है। फिर WBC, RBC and other content within the blood are too large to diffuse across the मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज हैं, इसलिए वो डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस का फ्लूइड का वो मूवमेंट है, मतलब जैसे हमने डिफ्यूजन पढ़ा था ना कि जो सॉल्यूट का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर है। सपोज ऑस्मोसिस में ये उल्टा है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। ठीक है। मूवमेंट जो होगी वो लोअर कंसंट्रेशन से लेकर हाई कंसंट्रेशन तक
होगी। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, जैसे घरों में जैसे आप लोगों ने खीर खाई है ना, तो मम्मियाँ किशमिश डाल देती है। तो किशमिश क्या होती है, पहले से ही श्रिंक होती है, जैसे ही वो खीर में डलती है वो एकदम फुल हो जाती है। तो वो कहाँ से गई है, वो क्या हो गया है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चली गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्लूकोज इज एडेड टू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन एंड क्रिएट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट होगा मेम्ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, जो फ्लूइड होगा वो ब्लड से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द डिफाइंड एज वाटर मूविंग अंडर हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। कहने के मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक तरीके का वाटर मूवमेंट है, जिसमें जो मूवमेंट होगी वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी। दिस प्रोसेस इज मच मोर एफिशिएंट एट वाटर रिमूवल देन ऑस्मोसिस। मतलब जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये हमारे ऑस्मोसिस से बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही अच्छा है। इससे जो वाटर रिमूवल है वो ऑस्मोसिस से भी ज्यादा होता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकम्प्लिश्ड बाय अप्लाइंग नेगेटिव प्रेशर। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, इसमें हम नेगेटिव प्रेशर का यूज करते हैं या सक्शनिंग फोर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये फोर्स कहाँ जाएगी, डायलिसिस मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ती। ठीक है, अब हम बात करते हैं वस्कुलर एक्सिस ऑफ हीमोडायलिसिस की, कौन कौन से एक्सिस से हम हीमोडायलिसिस दे सकते हैं। तो यहाँ एक्सेस टू द पेशेंट वेस्कुलर सिस्टम मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड टू अलाउ ब्लड टू रिमूव। मतलब जो कहने का मतलब है कि पेशेंट का जो वस्कुलर सिस्टम है, इसको हम एस्टेब्लिश करेंगे, एक्सेस करेंगे कि कहाँ से हमें ब्लड मतलब कहाँ से हमें अलाउ करना है, ब्लड को रिमूव करने के लिए कहाँ से हमें अलाउ करना है, या रिमूव करना है, क्लीन करना है, ये रिटर्न पेशेंट की किस वस्कुलर एरिया से हम एक्सेस दें कि हम हीमोडायलिसिस कर सके। तो नेक्स्ट है सेवरल टाइप ऑफ एक्सेस आर अवेलेबल। तो उसमें कौन कौन से हैं, फिस्टुला, ग्राफ्ट। ठीक है, फिस्टुला, ग्राफ्ट। तो अब हम बात करते हैं फिस्टुला की। तो फिस्टुला क्या है, फिस्टुला एक परमानेंट एक्सेस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है फिस्टुला एक परमानेंट एक्सिस है। ये क्या है, क्रिएटेड सर्जिकली। ये कहाँ पे होती है, हमारी जो आर्म होती है ना, फोम आर्म, वहां पे ये यहाँ मतलब हमारी फोम आर्म पे ये यूज किए। तो क्रिएटिंग सर्जिकली बाय जॉइनिंग आर्टरी टू वेन, जिसमें क्या है, आर्टरी को वेन से जोड़ दिया जाएगा, अदर साइड टू साइड एंड एंड टू साइड। आर्टरियल सेगमेंट ऑफ फिस्टुला इज यूज्ड फॉर आर्टरियल फ्लो। जो आर्टरियल सेगमेंट है हमारे फिस्टुला का, हमने उसे आर्टरियल फ्लो के लिए यूज किया है। एंड वीनस सेगमेंट फॉर द री इन्फ्यूजन ऑफ डायलाइजर ब्लड के लिए। और जो हमारा वीनस सेगमेंट है, उसको हमने डायलाइज ब्लड के री इन्फ्यूजन के लिए यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फिस्टुला टेक 4 to 6 वीक टू मैच्योर। जो फिस्टुला है उसे 4 से 6 हफ्ते लगते हैं मैच्योर होने में, बिफोर इट रेडी फॉर यूज। मतलब उसको मतलब यूज करने के रेडी करने के लिए पहले से उसे मतलब 4 से 6 वीक पहले से मैच्योर हो करते हैं। दिस गिव टाइम फॉर हीलिंग, और इसको टाइम देते हैं हील करने के लिए। फॉर द वीनस सेगमेंट ऑफ फिस्टुला टू डायलेट, पेशेंट इज इनकरेज टू परफॉर्म एक्सरसाइज। पेशेंट को क्या किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि क्या हो जाए, उसके जो वेसल्स हो ना, उनका साइज इंक्रीज हो। तो हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि एक्सरसाइज करो, जिसकी वजह से उनकी जो वेसल्स होंगी, उनका जो साइज होगा वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्ट। अभी हमने फिस्टुला की बात की, अब हम बात करते हैं ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट क्या है, ग्राफ्ट इज आर्टरोवीनस ग्राफ्ट। तो हम इसमें क्या है, आर्टरोवीनस ग्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड बाय सबक्यूटेनियसली इंसर्टिंग ए बायोलॉजिक, सेमी बायोलॉजिक या सिंथेटिक ग्राफ्ट मटेरियल बिटवीन आर्टरी या वेन। कहने का मतलब है कि आर्टरी वीनस ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं, सबकुटेनियस इंसर्शन करते हैं
जो किसके बीच का होगा, हमारी आर्टरी और वेन्स के बीच में होगा, जो हमारी बायोलॉजिकल सेमी बायोलॉजिकली सिंथेटिक ग्राफ्ट मटेरियल हमारे आर्टरी वेन के बीच में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और अब बात आती है इंडिकेशन की किस किस केस में हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें आता है व्हेन पेशेंट वेसल्स आर नॉट सुटेबल फॉर फिस्टुला, अगर पेशेंट क्या जो वेसल्स है अगर फिस्टुला के लिए सुटेबल नहीं है तब हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, ग्राफ्ट आर यूजुअली प्लेस इन फॉर आर्म, अपर आर्म एंड अपर थाई। जो ग्राफ्टिंग है वो हमेशा फोर आर्म पे की जाएगी, अपर आर्म पे की जाएगी, नहीं तो अपर थाई पे की जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि इस पे आपको दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ देखो एक सेफेलिक है, रेडियल वेन है, मिडल क्यूबिटल वेन है, ग्राफ्ट है, रेडियल आर्टरी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ्टिंग की गई है, अटैच किया गया है, देखो। अभी तक हमने हीमोडायलिसिस की बात की, अब हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की। ठीक है, तब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जो क्या करता है, सर्व एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर डायलिसिस। जो कैसे यूज होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह डायलिसिस में यूज होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व रिपीटेड साइकिल ऑफ इंस्टिलिंग डायलाइजिंग सॉल्यूशन इनटू पेरिटोनियल कैविटी थ्रू कैथेटर इनटू इट। मतलब कहने का मतलब जो पेरिटोनियल जो डायलिसिस है ये एक रिपीटेड साइकिल है, जिसमें हम डायलाइजिंग सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इंस्टिंग करते हैं पेरिटोनियल कैविटी, कैथेटर के थ्रू हम पेरिटोनियल कैविटी में उसे मतलब इंस्टॉल करते रहते हैं, रिपीटिंग साइकिल होती रहती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस होते हैं ये परमानेंट डायलिसिस होते हैं, इसमें जो पेशेंट है उसको डेली ही डायलिसिस की जरूरत होती है। तो पेरिटोनियम एक परमानेंट डायलिसिस दोनों होती है, जबकि हीमोडायलिसिस में तो वीक में 3 बार ही डायलिसिस की जरूरत होगी, लेकिन पेरिटोनियम में जो पेशेंट होगा वो परमानेंट ही इनसे अटैच रहेगा। अब ये देखो प्रिंसिपल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, यहाँ पे जैसे कि आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बैग है, पीडी सिस्टम है, कैथेटर है, कैथेटर को हमने इंसर्ट कर रखा है, कनेक्टर उससे लगा हुआ है। ये देखो, तो ये क्या है, परमानेंट डायलिसिस है। अब हम यहाँ बात करते हैं जो हमारा पेरिटोनियम डायलिसिस है, इसके कॉमन 2 टाइप्स होते हैं। तो ये कह लो कि पेरिटोनियम डायलिसिस के भी सब डिवीजन है, जिसमें हम हमारे आते हैं CAPD। ठीक है, एक CAPD जिस जो क्या है, विच स्टैंड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियम डायलिसिस की जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियम डायलिसिस। ये किसके थ्रू होता है, मतलब हैपन थ्रू आउट द डे, ये पूरे दिन होता है, एट होम, एट वर्क, व्हाइल द पर्सन गोज अबाउट हिज या हर डेली लाइफ। जिसमें क्या है, मतलब ये घर पे होता है और वर्क प्लेस पे होता है, जिसमें जो पर्सन है वो क्या है, अपनी पूरी जिंदगी इसी पे गुजार देते हैं। Between 1.5 and 3 liter of fluid is run each time for 4 time a day। मतलब कहने का मतलब है कि एक दिन में जो ये पेरिटोनियम डायलिसिस है कम से कम 4 टाइम होती है, और इस 4 टाइम में भी कम से कम 1.5 से 3 लीटर के बीच में जो फ्लूइड है वो रन करता रहता है। ठीक है, exchanging for fluid from previous exchange। Patient does not need a machine for CAPD। तो पेशेंट को इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं होती है। ऑल पेशेंट नीड इज ग्रेविटी टू फिल एंड एम्प्टी द abdomen। इसमें क्या है, जो पेशेंट है उसको सिर्फ ग्रेविटी की जरूरत होती है फिल करने की और खाली करने की। ठीक है, अब बात करते हैं APD। APD की फुल फॉर्म
है ऑटोमेटेड पेरिटोनियम डायलिसिस इन विच द डायलिसिस सॉल्यूशन इज चेंज बाय मशीन। इसमें मशीन की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे डायलिसिस सॉल्यूशन है वो मशीन के थ्रू ही चेंज होता है एट नाइट व्हाइल यू आर स्लीपिंग। जब सो रहे होते तब इसकी जरूरत होती है, रात को ही की जाती है। मशीन विल एक्सचेंज 8 to 12 लीटर। इसमें जो मशीन है वो 8 से 12 लीटर क्या करेगी, ब्लड को मतलब एक्सचेंज करेगी ओवर ब्लड। वैसे मतलब ब्लड नहीं फ्लूइड है, 8 to 12 लीटर को एक्सचेंज करेगी 8 से 10 घंटों के अंदर। ठीक है, अब बात आती है इंडिकेशन की किस किस केस में हमें करना चाहिए। अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें तो फ्लूइड, अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डाययूरेटिक्स, अगर डाययूरेटिक ड्रग्स को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब हम हीमोडायलिसिस करेंगे। अगर यूरेमिक कन्वर्सल्स है तब करेंगे। अगर परस्टेंस डिस्पीनिया हो जाए, वॉमिटिंग या रेस्टलेसनेस फील हो तब करेंगे। साइन ऑफ पेरिकार्डाइटिस हो जाए, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन तो करेंगे। बायोकेमिकल एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर तब हम हीमोडायलिसिस करेंगे। अब बात करते हैं पेरिटोनियम डायलिसिस की कब करेंगे। सेम टू सेम ये हीमोडायलिसिस की ही करें। ठीक है, when hemodialysis is not possible due to lack of vascular access, small children, hypotension, unstable cardiovascular and respiratory status, मतलब जब हीमोडायलिसिस पॉसिबल नहीं है ड्यू टू वेस्कुलर एक्सेस हो, स्मॉल चिल्ड्रन हो, हाइपोटेंशन हो, तो उस केस में हम पेरिटोनियम डायलिसिस करते हैं। तो पेशेंट विलिंगनेस होनी चाहिए, मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू परफॉर्म डायलिसिस एट होम, और जो पेशेंट की इच्छा के अकॉर्डिंग, मोटिवेशन के अकॉर्डिंग ये जो पेरिटोनियम डायलिसिस है घर में भी दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो हीमोडायलिसिस में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हीमोडायलिसिस से हाइपोटेंशन हो सकता है, मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकती है। ठीक है, और पेरिटोनियम डायलिसिस में एक्सिस साइट इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनोटाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हर्निया हो सकती है, लोअर बैक पेन हो सकता है, प्रोटीन लॉस भी हो सकती है, एटिलैक्टेसिस हो सकता है, और निमोनिया होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब है नर्सिंग केयर बिफोर डायलिसिस। डायलिसिस देने से पहले की कौन सी, इसमें क्या है, इन्फॉर्म कंसल्टेंट, फिर कंसर्न फॉर्म फिल कराएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे डायलिसिस के बारे में। ठीक है, और पेशेंट से बोलेंगे, पेशेंट टू वॉइड आस्क द पेशेंट टू, और पेशेंट से यूरिन पास करने के लिए बोलेंगे, चेक और उसके बाद उनकी वेट वाइटल्स है वो हर 30 मिनट पे हम चेक करते रहेंगे। और उसके साथ साथ हमें कैनुला जो फिस्टुला है उसके लिए भी पोटेंशियल पल्पिटेशन को हमें चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, विदाउट एंटी हाइपरटेंसिव ऑन द डे ऑफ हीमोडायलिसिस, और हीमोडायलिसिस के टाइम जो पेशेंट होगा वो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है उनके बगैर होना चाहिए, मतलब उसने कुछ दिन पहले वो बंद कर देना होना चाहिए। ठीक है, और उनके लिए इंश्योर होना चाहिए। केयर ड्यूरिंग डायलिसिस, डायलिसिस के टाइम हमें कौन सी केयर करनी चाहिए, उसमें क्या है, मतलब इसमें रेगुलर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग। ठीक है, चेक रिकॉर्ड वाइटल, हर 15 मिनट में हमें वाइटल को चेक और रिकॉर्ड, वाइटल साइन को चेक और रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, सर्व फूड एज पेशेंट इंटरेस्ट, पेशेंट के अकॉर्डिंग उसे सब फूड सर्व करना चाहिए। ठीक है, ईच ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 आवर, जो ये ट्रीटमेंट है ये 2 से 4 घंटे के लिए होगा। ठीक है, इसमें मतलब इसमें जो पेशेंट है वो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, सो भी सकता है, टीवी भी देख सकता है। ठीक है, बैक केयर डाइवर्शनल थेरेपी देनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब बात आती है केयर आफ्टर डायलिसिस। डायलिसिस होने के बाद कौन सी केयर, तो उसमें क्या है, उसमें फिर से वाइटल साइन, उसका वेट चेक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिकॉर्ड द कंडीशन ऑफ पेशेंट, और पेशेंट का जो रिकॉर्ड है मतलब जो भी कंडीशन है उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। मेडिकेशन है उसको देनी चाहिए जो मेडिकेशन है, और उसके साथ साथ जो हीमोडायलिसिस के बाद जो भी नेसेसरी केयर है उसको एक्सप्लेन करनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ पेशेंट की फैमिली या पेशेंट को जो नेक्स्ट डायलिसिस की डेट है उसको बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को घर भेज देना चाहिए।
अब है केयर ऑफ आर्टरोवेनस फिस्टुला, कि हम उसकी केयर कैसे करें। तो उसमें क्या, मेक श्योर दैट नर्स डॉक्टर चेक द एक्सेस, मतलब ये मतलब श्योर होना चाहिए कि हर ट्रीटमेंट के बाद नर्स और जो डॉक्टर है वो एक्सेस को हमेशा पहले चेक करते रहे। यूज एक्सेस साइट ओनली फॉर डायलिसिस, और हमेशा एक्सरसाइज को तो डायलिसिस के लिए यूज करना चाहिए। कीप एक्सेस क्लीन एट द टाइम, और हमेशा टाइम पे एक्सेस को साफ सुथरा रखना चाहिए। डोंट लेट एनीवन पुट ए बीपी कल्फ ऑन एक्सेस आर्म, और जहां भी एक्सेस है वहां पे कभी भी बीपी कल्फ को नहीं यूज करना चाहिए। और वहां पे कभी भी टाइट क्लॉथ या ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। और ना ही सोने के टाइम एक्सेस को, जो आर्म एक्सेस है उसको अपने हाथ या बॉडी के अंडर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और ना ही उस जहां भी जिस भी हैंड में एक्सेस हुआ है उस हैंड से वेट भी नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। अब हेल्थ एजुकेशन फॉर पेशेंट अंडर हीमोडायलिसिस में क्या है, केयर ऑफ वस्कुलर एक्सिस के बारे में बताना चाहिए, डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन के बारे में, उसके साथ डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसमें पेशेंट को क्या ध्यान दें, उसको क्या है, ईट एनिमल प्रोटीन सच एस मीट या चिकन खाना चाहिए। अवॉइड पोटेशियम डाइट को अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट बहुत ज्यादा एक लिमिट फ्रूट इनटेक करना चाहिए। ज्यादा सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, और साथ साथ लिमिट फूड लेना चाहिए जिसमें फास्फोरस और हो, ठीक है, जैसे कि मिल्क, चीज और नट।